डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो नीट पेपर था 2021 का, स्पेशली केमिस्ट्री पेपर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। दो कि ये जो पेपर है केमिस्ट्री पेपर, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे टीचर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है और हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी NCERT जो केमिस्ट्री बुक है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के लिए। हम आज जो 2021 का पेपर है इसी को मद्देनजर रख के ये देखेंगे कि NCERT बुक में जो NCERT बुक जो केमिस्ट्री के हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। नाउ सी, लेट अस स्टार्ट द वेरियस क्वेश्चंस वन बाय वन। मैं यहाँ पे एक पेपर आपको जो नीट का पेपर है वो मैं यहाँ पे मैंने लिया है और अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री पोर्शन, और जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था दैट वाज डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन इज, ये आपको बताना था। और आपको मालूम होगा, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि जब हम लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन की बात करते हैं इथेन की, दैट इज इक्लिप्सिड, और इक्लिप्सिड फॉर्म में जो डाइहेड्रल एंगल होता है दैट इज 0 डिग्री। यहां पे मैं थोड़ा इसके बारे में कहना चाहूंगा। अगर हम इथेन की बात करेंगे लाइक दिस, इथेन, और यहां पे जो अगर हम इसकी न्यूमैन कन्फर्मेशन बनाएंगे लाइक दिस, ये आपको पहले से ही पता होगा। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स कार्बन, इट इज हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन है और यहां पे एक हाइड्रोजन है, तो यह है इक्लिप्स्ड फॉर्म जो मैं हाइड्रोजन, इसका मतलब है कि यह हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के सीध में है। तो अगर हम एक और कन्फर्मेशन इसकी बनाएंगे लाइक दिस, बहुत सारे कन्फर्मेशंस पॉसिबल है, दो हम यहां पे बनाएंगे, यहां पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इनफैक्ट इन दो में ये डिफरेंस है कि अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे जो कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसके पीछे जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो बहुत ही नजदीक है, और यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन और जो दूसरा कार्बन है उसका और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे बहुत ही दूर है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत नजदीक होने की वजह से रिपल्शंस बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे रिपल्शंस कम है, जिसकी वजह से ये इनफैक्ट लीस्ट स्टेबल है। और अगर हम इस कन्फर्मेशन को देखेंगे, इट इज कॉल्ड इक्लिप्सिड कन्फर्मेशन, इक्लिप्सिड, और इसको इनफैक्ट स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बोलते हैं, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और जब हम इक्लिप्सिड कन्फर्मेशन की बात करते हैं, यहां पे जो डाइहेड्रल एंगल है आपने डेफिनेटली आपको पता होगा दैट इज 0 डिग्री, यहां पे 0 डिग्री है। तो यहां पे हमें क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप देखेंगे यहां पे डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन इज, तो इसका जवाब था 0 डिग्री। नाउ अब हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन था ये क्या NCERT पे दिया है। देखिए आप, मैंने यहाँ पे एक अगर आप देखेंगे ये NCERT की बुक है और जो यूनिट है वो ये हाइड्रोकार्बन से ही आया है और कन्फर्मेशंस यहाँ पे लिखा है। और अगर आप देखेंगे इसका पेज नंबर है 375, तो यहाँ पे इसी इथेन की कन्फर्मेशंस दिखाई गई हैं, इक्लिप्सिड एंड स्टैगर्ड, और ये है इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शंस लाइक दिस जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो जब आप ये कन्फर्मेशंस पढ़ते हैं, जब भी आपको अपना टीचर ये कन्फर्मेशंस के बारे में बताता है, वो डेफिनेटली ये डिस्कस करता है कि जो ये डाइहेड्रल एंगल है इथेन के डिफरेंट कन्फर्मेशंस में ये एंगल कितना होता है।
तो मेरे कहने का यहाँ पे मतलब है कि जब भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे अच्छे से तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन आराम से आसानी के साथ कर पाओगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, एनसीईआरटी की बुक जो केमिस्ट्री की है वो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, और उसके बावजूद अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली आप पढ़िए, मगर एनसीईआरटी को पहले पढ़िए, पहले एनसीईआरटी, और उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो उसके बाद जो भी आपके जो क्वेश्चंस हैं या कोई किसी कंसेप्ट को आप बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपको पहले एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना है। तो आप देखेंगे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी में ही आए हैं, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन 51 दिखाया। नाउ एक और देखेंगे जो इसी हाइड्रोकार्बन से ही आया है, तो मैं वो यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको एनसीईआरटी में ये वो क्वेश्चन कहाँ पे है। नाउ सी, नाउ अब जो 51 का जो आंसर है दैट इज 0 डिग्री, यहाँ पे हम इसको टिक मारेंगे। नाउ एक और क्वेश्चन जो इसी यूनिट से आया है दैट इज, देखिए आप यहाँ पे 53 अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, अगर आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे हम HBr एक अल्कीन को ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और हमें पता है कि जब भी हम HBr ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो उस वक्त ये HBr एंटी मोरकानिकाउज रूल अप्लाई होता है उस वक्त, या हम ये कहेंगे कि वहां पे HBr जो है वो मोरकानिकाउज रूल फॉलो नहीं करता है। अगर हम मोरकानिकाउज रूल की बात करेंगे जो यहाँ पे पोलर रिएजेंट है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट है और Br नेगेटिव पार्ट है, एक्चुअली क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू मोरकानिकाउज रूल द नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो उसके हिसाब से Br इन दो डबल बॉन्डेड कार्बन में से इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे Br आना चाहिए और यहाँ पे फिर हाइड्रोजन। पर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इट फॉलोज एंटी मोरकानिकाउज रूल, मतलब यहाँ पे Br नेगेटिव जो है जो है वो इस कार्बन पे आएगा और H इस पर, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट हमारा जो बन जाएगा, देखिए आप CH3 CH3 CH पे यहाँ पे H आएगा तो ये CH2 बन जाएगा और CH2Br, जो कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए आप ये वाला ऑप्शन है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो एडिशन है इट ऑकर्स अकॉर्डिंग टू एंटी मोरकानिकाउज रूल। एक और नाम भी हम इसको देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट, और आप इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉश इफेक्ट। नाउ सी, अगर आप देखेंगे कि एनसीईआरटी जो बुक है हमारी, क्या वहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डेफिनेटली आप देखेंगे ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी तरीके से है, कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। देखिए आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हाइड्रोकार्बन यूनिट ही है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हाइड्रोकार्बन यूनिट ही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 382 एंटी मोरकानिकाउज एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट और क्रॉस इफेक्ट, देखिए यहाँ पे ये वाली रिएक्शन है। इनफैक्ट ये एग्जैक्ट यही रिएक्शन नहीं है, थोड़ी बहुत कुछ मॉडिफिकेशन हुई है और इसी रिएक्शन के बेसिस पर ही हमें रिएक्शन दी हुई है। तो हम इजीली अगर हम इस इफेक्ट को, इस रूल को यहाँ पे अच्छे से समझे होंगे तो ऑटोमेटिकली हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है नीट में इस साल वो हम इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा निकलता है एनसीईआरटी बुक से ही है। तो ये एक और क्वेश्चन था जो हाइड्रोकार्बन से आया था। नाउ सी, यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन का एक और क्वेश्चन आया था। नाउ सी क्वेश्चन दैट इज आई थिंक दैट इज 68। नाउ सी, ये वाला क्वेश्चन आया था
68. The major product formed in dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pentoene. This product formation is based on, पहले मैं ये आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा. इट इज क्वेश्चन 68. तो यहाँ पे हमें 2-bromopentane दिया हुआ है, CH3CH 2-bromopentane, और हमें ये बताना है कि 2-bromopentane से एक प्रोडक्ट बनता है जो यहाँ पे दिया हुआ है. प्रोडक्ट जो है दैट इज, मैंने आपको अभी भी ये दिखाया था. इट इज पेंटोइन, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2CH3. ये यहाँ पे पेंटोइन, यहाँ पे इसने प्रोडक्ट भी दिया है इस रिएक्शन का. आप देखेंगे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट भी दिया है पेंटोइन. हमें ये बताना है कि अगर आप फिर पेपर देखेंगे, हमें ये बताना है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मड इन dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pentoene. दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन, हमें यह बताना है कि ये सेट-जेफस रूल के हिसाब से है, हुंडस रूल से, हॉफमैन रूल के हिसाब से, या हुक्लस रूल के हिसाब से. डेफिनेटली जब आप ये पढ़ते हैं अगेन हाइड्रोकार्बन्स ही, तो एज पर द सेट-जेफस रूल के हिसाब से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इस तरह से होती है कि वहां पे हम ये कहेंगे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन जाता है. मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब अगर Br और H यहां से निकलेगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली फिर एक H के बदले ये अल्काइल ग्रुप आता. तो अगर Br और H यहां से आ जाता है जो यहां पे होता है, तो ऑटोमेटिकली फिर जो अल्कीन होगा दैट वुड बी मोर सब्स्टिट्यूटेड. तो सेट-जेफस रूल यही है कि अल्कीन इस तरह से बन जाएगा कि वो अल्कीन हमें यहां पे मिल जाएगा विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड. दैट इज ओनली पॉसिबल जब ये Br और ये H निकलेगा यहां पे, तो वही हमारा यहां पे मेजर प्रोडक्ट होगा. एंड ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन अगर बन जाता है ड्यूरिंग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेट-जेफस रूल. तो इस हिसाब से जो इसका आंसर है दैट इज अकॉर्डिंग टू सेट-जेफस रूल, ये इसका आंसर है. और ये भी सेट-जेफस रूल भी हम कहां पे पढ़ते हैं, इन दीज हाइड्रोकार्बन्स. जनरली आप देखेंगे ये वाली रिएक्शन में दिखाना चाहूंगा आपको, ये भी, मगर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ हम अगर हम देखेंगे इट इज पेज 379, और पेज 379 में यहाँ पे है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स. अल्कीन्स हम कैसे बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक पोटाश, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है. तो यहाँ पे ये रिएक्शन है दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. और जब हम इसको थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ते हैं तो हम वहां पे डेफिनेटली ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे अगर हमें इस तरह से अल्कीन बनता है कि जिसके दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन भी और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन भी. अकॉर्डिंग टू सेट-जेफस रूल दैट अल्कीन वुड गेट फॉर्मड विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड. तो ये इसी टॉपिक से ही आया है. डेफिनेटली जब आप ये पढ़ते हैं कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो वहां आप ये डेफिनेटली ये रूल डिस्कस करते हैं जब भी आप कहीं पे पढ़ते हैं. जो आपके टीचर्स हैं जब भी वो आपको पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही रिलेटेड है. तो ये एक और क्वेश्चन था जो हाइड्रोकार्बन से आया हुआ था. नाउ अब देखेंगे कुछ और क्वेश्चन. नाउ सी, अब एक और यहाँ पे देखेंगे एक और क्वेश्चन.
तो पहला वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। अब जो 52 वाला क्वेश्चन था, नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। नोबल गैसेस आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये सही है। नोबल गैस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि जो नोबल गैस हैं उनके दरमियान जो वंडर वाल्स फोर्स है वो बहुत ही वीक फोर्स है। तो ऑटोमेटिकली अगर नोबल गैस के दरमियान वीक वंडर वाल्स फोर्स है तो उनमें जो मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट्स जो है दे आर वेरी वेरी लो। तो यहाँ पे लिखा है कि दे आर वेरी हाई, हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे नोट करना है। तो सो दिस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर यही है। तो फिर भी कुछ और स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे। नोबल गैस हैव वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, ये भी सही है। नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी, ये भी सही है। और अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है ये कहाँ पे है, देखिए आप सबसे पहले ये पी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है। और अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट ये तकरीबन वही लाइन आई है जो एनसीईआरटी में दी हुई है। देखिए आप ये एक्चुअली अगर आप देखिए ये एनसीईआरटी की बुक है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो पेज नंबर है इसका दैट इज, यहाँ पे देखिए आप सी इट इज पेज 202 पी ब्लॉक एलिमेंट्स 12th की है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस की है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज नोबल गैस की पढ़ते हैं, ऑल द नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक, दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, दे आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये अगर आप देखेंगे यही लाइन को उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो वहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें दिखाना था, लिखा हुआ था दैट दे हैव हाई मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर नोबल गैसेस हैं लो मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इस तरीके से हम ये पॉइंट ही इस्तेमाल करके वो ऑब्जेक्टिव इजिली कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही आया है। कुछ और क्वेश्चन के बारे में देखना चाहेंगे आप। तो देखिए आप नाउ अगर हम कुछ और क्वेश्चन पहले इसी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे और कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। एक और क्वेश्चन जो आया था ये देखिए आप 61 जो क्वेश्चन यहाँ पे वो भी पी ब्लॉक से ही आया है। एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द ऑर्डर गिवन एज, ये एक्चुअली हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 है। तो जो इनकी एसिड स्ट्रेंथ है वो दी हुई है। अब जो इस स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द ऑर्डर गिवन एज, ये स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है कि एसिड स्ट्रेंथ इस हिसाब से इंक्रीज होती है। डेफिनेटली इट इज करेक्ट। अब इसका जो आंसर दिया हुआ है स्टेटमेंट सेकंड, एज द साइज ऑफ द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, the bond strength of HF, HCl, HB और HA decreases, so the acid strength increases. Definitely ये सही है, क्योंकि जितना जैसे कि चूंकि सभी के पास तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को अब आप चूंकि कॉमन है, हम दूसरे जो एलिमेंट इनके साथ है उसी को देखेंगे। अगर आप देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनका साइज बढ़ता है। तो जब साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम जो होगी दैट वुड बी इन HI। तो ऑटोमेटिकली जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो इसका मतलब है HI इजिली H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी। देखिए इसका आंसर जो पहला आंसर है इसका, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, तो यही इसका सही आंसर है। तो दूसरा दिया हुआ है, फिर भी देखेंगे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड और फॉल्स, ये इनकरेक्ट आंसर है इसका। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ये भी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट,
स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ये भी फॉल्स है। तो ये अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ये भी पी ब्लॉक से ही आया है। जब भी हम हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 पढ़ते हैं तो ये प्रॉपर्टी हम जनरली वहां पे डिस्कस करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, आप देखेंगे एनसीईआरटी से ही हम कहेंगे कि बहुत हद तक उसी के रिलेटेड है। तो अब कहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया होगा, मगर कंसेप्ट दिया होगा एनसीईआरटी में, उसी कंसेप्ट को अगर हम जब हम पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हम ऐसे क्वेश्चंस इजिली कर पाएंगे। ये एक और क्वेश्चन था जो पी ब्लॉक से आया था। एक और जो क्वेश्चन इसी पी ब्लॉक से आया था वो था इनफैक्ट क्वेश्चन 91। देखिए आप, एक्चुअली मैंने पहले से ही ये देखे हैं कि कौन सा क्वेश्चन। देखिए आप 91 वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। देखिए आप 91, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये HF, HCl, HBr ये इनफैक्ट पी ब्लॉक का है। H2O ये भी हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 है, ये भी पी ब्लॉक का है। इसी तरह से अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टीबीन ये भी पी ब्लॉक का ही है, और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी पी ब्लॉक का ही क्वेश्चन है। नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन था इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। जो पहला अगर हम देखेंगे ये वाला सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ है HI, उसके बाद HBr, HCl, HF, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये सही है। H2O, H2S, H2SC, H2TE, इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज। देखिए आप, अगर हम ग्रुप यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा थोड़ा, जस्ट नो सी, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स का, ये पहला हम देखेंगे, इट इज H2O, H2S, H2SC एंड H2TE। देखिए आप, एज यू मूव डाउन द ग्रुप, हमें पहले ही पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ दैट इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और अगर हम देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ जब इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि जो Ka वैल्यू होगा, Ka वैल्यू भी इंक्रीज होगा, Ka वैल्यू इंक्रीज होगा। और जब Ka वैल्यू इंक्रीज होगा तो इसका मतलब अगर हम इसका pKa देखेंगे दैट शुड डिक्रीज, मतलब जितना एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही उसका pKa वैल्यू कम होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो इसका, तो इसका मतलब H2TE इसका pKa वैल्यू सबसे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है इसके बारे में इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज, मतलब इसका pKa वैल्यू कम है, इसका ज्यादा है, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। तो जब इसका pKa वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब ये सबसे वीक एसिड होना चाहिए, मगर इनफैक्ट ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका pKa वैल्यू कम होना चाहिए। सो दिस ये जो प्रॉपर्टी इसके अगेंस्ट दी हुई है ये गलत है। तो इसका मतलब ये वाला जो इसका ऑप्शन है ये यहाँ पे हमें टिक करना है। तो हमें यहाँ पे दिखाना था इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज द गिवन सीक्वेंस नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज इंडिकेट अगेंस्ट इट। हमें यहाँ पे देखना कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो गलत दिखाई गई है इनके बारे में जो यहाँ पे है। तो ये भी NH3, PH3, ASH3, SbH3 इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर ये भी सही है। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से SiO2, SnO2, PbO2 इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ये भी सही है। तो ये वाला जो इनफैक्ट जो ऑप्शन है इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस 91 क्वेश्चन। और ये भी पी ब्लॉक से ही आया है। तो इसका मतलब पी ब्लॉक से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। जब हम वहां पे ये हाइड्राइड्स पढ़ते हैं या यहाँ पे हमने
अगर आप देखेंगे ऑक्साइड सब ग्रुप 14 है, जब हम पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम ये प्रॉपर्टीज वहां पे डिस्कस करते हैं। तो और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे नाउ, और अब हम देखेंगे। तो हमने इस तरह से देखे हैं कि कुछ क्वेश्चन जो हाइड्रोकार्बन्स के थे और पीपला के। तो देखिए आप, अगर आप 54 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 54 क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये आया है फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट। और इनफैक्ट जो क्वेश्चन है, पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज। तो हमें बतानी क्या है, वेवलेंथ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर आप देखेंगे तो हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमें इट इज क्वेश्चन 54, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, पर्टिकुलर न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो न्यू दिया हुआ है, दैट इज 1368 किलोहर्ट्ज। हमें वेवलेंथ निकालनी है, और इनफैक्ट हमें रिलेशन पता है, जो न्यू फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू सी बाय लिम्डा। और अगर हम यहाँ पे लिम्डा निकालना चाहेंगे, लिम्डा इज इक्वल टू लिम्डा अगर हम दैट इज सी बाय न्यू। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे न्यू दिया हुआ है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लिम्डा। सो हम वेवलेंथ आसानी के साथ निकाल पाएंगे यहाँ पे। सो सी का वैल्यू क्या है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है दैट इज 1368, चूंकि किलो हर्ट्ज है, इसको हम लिखेंगे 10⁻³ हर्ट्ज मीन्स एस पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, तो ऑटोमेटिकली हमें मीटर्स में मिल जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर, एंड द आंसर वुड बी एग्जैक्टली लाइक दिस। अगर मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, दैट इज 219.3 मीटर। इनफैक्ट यहाँ पे 2.9 पॉइंट ये 3 के नजदीक यहाँ पे डिजिट आएगा, तो दैट इज टेकन इक्वल टू 0.3। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे यहाँ पे, दो की क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, मगर यहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो बहुत ही क्लोज थे। एक तो था 219.3 और दूसरा था 219.2, तो बहुत ही क्लोज ऑप्शंस थे। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस बहुत ही अच्छे से करनी है। और एक और चीज अगर आप देखेंगे कि इन दो में से जो अब आंसर है दैट इज दिस वन, ये इसका सही आंसर था। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ये डायरेक्ट तकरीबन एनसीईआरटी से ही आई है, और वैल्यूज भी जो इस न्यूमेरिकल में दी हुई है, आप देखोगे कि वो एनसीईआरटी से ही ली गई है। देखिए आप, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये है 35 पेज। अगर आप एनसीईआरटी बुक निकालेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये देखिए आप, यहाँ पे कुछ वर्डिंग चेंज हुई है, बस इतना ही है। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। हमें तो इतना ही बताना था। और यहाँ पे आंसर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आंसर भी इसने निकाला है, दैट इज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए आप, जो वेवलेंथ यहाँ पे निकाली है इसने, दैट इज 219.3 मीटर। तो इस तरह से ये भी आप देखेंगे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आया है। तो इसका मतलब है कि आपको एनसीईआरटी जरूरी पढ़नी है फॉर दिस नीट एग्जामिनेशन। तो ये था 54, तो इसका भी आंसर हमने निकाला है। 55 आप देखिए आप, जो 55 है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज एक्टिनाइट कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथनाइट कंट्रैक्शन। ये सही है, हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट
देखना है। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयन्स आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। और जब आप देखोगे दे आर इनफैक्ट कलर्ड, तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये एक्चुअल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो तीसरा हम फिर भी देखेंगे, लेंथेनाइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एटम्स, ये भी सही है। एक्टिनोइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ये आया है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए आप एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन या नहीं, देखिए आप। तो सी देखिए आप, ये एक्चुअली अगर आप देखेंगे पेज, इट इज पेज 22, यहाँ पे पेज इट इज, देखिए आप, ये पेज 228 है, तो पेज 229 पर है ये दिया हुआ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मार्क रखा है। देखिए आप, मनी ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयन्स आर कलर्ड, और इसने क्या लिखा था, कलरलेस बोथ इन द सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशंस। तो जब हमने ये अच्छे से पढ़ा होगा तो हम इस क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते थे। तो ये भी क्वेश्चन अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी के बेसिस पर ही था। तो कुछ और क्वेश्चन देखेंगे आप। एक और क्वेश्चन जो डी ब्लॉक से आया था, दैट वाज क्वेश्चन 85, क्योंकि मैंने ये पहले से ही लिखे हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से आया है। 85 देखिए आप, दिस इज द क्वेश्चन 85। Zirconium and hafnium have similar atomic and ionic radii because of belonging to same group. ये गलत है। Diagonal relationship, lengthenide contraction, having similar chemical properties, have similar atomic and ionic radii because of, the correct answer is because of lengthenide contraction. तो ये इसका सही आंसर है। अगर आप देखेंगे आप, क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डेफिनेटली ये भी आप देखोगे कि एनसीईआरटी से ही लिया गया है ये क्वेश्चन। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, देखिए आप, ये 228 पेज से ही आया है। देखिए आप, 228 पेज से ही, यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे, द ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडिया ऑफ जिरकोनियम एंड हफनियम ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो जब हमने ये अच्छे से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली हम ये क्वेश्चन कर पाते। नाउ कुछ और क्वेश्चन देखेंगे आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। और तो ये क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, इट इज क्वेश्चन 56। नाउ तो यहाँ पे जो हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल है, हमें ये पता है कि अगर वहाँ पे पार्टिकल्स, इफेक्टिव पार्टिकल्स हम कहेंगे, इफेक्टिव पार्टिकल्स n है, तो इसका मतलब अगर इफेक्टिव पार्टिकल्स इस यूनिट सेल में n है, तो जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, वो भी n के ही बराबर होते हैं। एंड जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स, वो इसके डबल होते हैं, दैट इज 2 into n। तो जब हम जो यहाँ पे यूनिट सेल दी हुई है, दैट इज हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल, दैट कंटेन्स इनफैक्ट 6 पार्टिकल्स, मतलब n का वैल्यू जो है वो है 6 है। तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितनी भी होंगी, 6। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने हैं, 12। तो अगर हम इस हिसाब से देखेंगे, अब ऑप्शन कौन सही है, देखिए आप, राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होंगे फिर, 12। देखिए आप, इसमें से 12 कहाँ पे है, यहाँ पे है 12। एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल, दैट इज 6। तो ये इसका सही आंसर है। और ये सॉलिड स्टेट से ही आया है। जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे करते हैं। एनसीईआरटी में भी इसके बारे में दिया हुआ है कि किस तरह से हम इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो यूनिट सेल में होते हैं वो किस तरह से रिलेटेड हैं विथ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो ये एक और क्वेश्चन जो सॉलिड स्टेट से आया हुआ था। नाउ कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे।
एक और क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ये जो सॉलिड स्टेट से आया है, दैट इज क्वेश्चन 67. नाउ सी 67. This is the question. Now the correct option for the number of body centered unit cell in all 14 types of Brevis lattice unit cells is. तो हमें ये बताना है कि जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स हैं, जो 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लेटिस हैं, बॉडी सेंटर्ड कितने यूनिट सेल्स हैं वहां पे. और अगर आप देखेंगे ये बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल है ये तो एक क्यूबिक में होती है, एक तो क्यूबिक में होती है और एक होती हैं टेट्रागोनल में और ऑर्थोरोम्बिक में. इन तीन जो ये 3 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, इन 3 क्रिस्टल सिस्टम्स में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पाई जाती है. तो इसका मतलब इसका नंबर है फिर 3. तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. अगर आप देखेंगे ये भी एनसीईआरटी में दी हुई है, मगर हमें ये अच्छे से जब पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे. जो पेज है इट इज पेज 9 सॉलिड स्टेट का. देखिए आप पेज 9 है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं इट इज पेज 9. तो यहाँ पे दी हुई है, देखिए आप, ये तो क्यूबिक सिस्टम है, इसमें बॉडी सेंटर्ड है. और हमें पता है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती हैं जहाँ पे पार्टिकल्स एक तो कॉर्नर्स पे होती हैं और एक पार्टिकल होता है विद इन द सेंटर ऑफ बॉडी. जैसे कि यहाँ पे एक बॉडी सेंटर्ड है इस क्यूबिक सिस्टम में. इसी तरह से अगर आप देखेंगे ये टेट्रागोनल है, इसमें भी एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल दी हुई है. और जो ऑर्थोरोम्बिक है ये देखिए आप, यहाँ पर भी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है. जो बाकी सिस्टम्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं है. तो 3 इसका आंसर था. अगर हम ये अच्छे से पढ़ते तो डेफिनेटली हम ये क्वेश्चन भी कर पाते वहाँ पे. तो ये एक और क्वेश्चन आया था जो सॉलिड स्टेट से आया था. तो ये 2 क्वेश्चन आए थे सॉलिड स्टेट से. तो कुछ और क्वेश्चन देखेंगे आप. तो एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे. देखिए आप, अब हमने ये क्वेश्चन किया है 57. देखेंगे आप जो 57 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विथ हेनिसबर्गर्स रिएजेंट टू गिव ए सॉलिड विच डिसॉल्व्स इन अल्कली. अगर आपको याद होगा जो हेनिसबर्गर्स जो रिएजेंट है इट इज इन फैक्ट दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. और जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है इनमें से वो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हेनिसबर्गर्स रिएजेंट टू गिव ए सॉलिड विच डिसॉल्व्स इन वाटर. वो इनमें से किस के साथ रिएक्ट करके वो सॉलिड बनाता है जो अल्कली के में डिसॉल्व होता है. और डेफिनेटली दैट इज प्राइमरी अमाइन. देखिए आप, ये इसका सही आंसर है. और अगर आप देखेंगे कि ये एक्चुअली इस प्राइमरी अमाइन के साथ क्यों रिएक्ट करके फिर ये कैसे क्यों डिसॉल्व होता है अल्कली में, जब हेनिसबर्गर्स रिएजेंट इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन है दैट बिकम्स एसिडिक. और उसी वजह से वो फिर अल्कली में डिसॉल्व होता है. अगर आप देखेंगे ये भी एनसीईआरटी से ही आया है. जो यूनिट है वहां पे दैट इज M-. मैं दिखाना चाहूंगा. ये एक्चुअली देखिए आप पेज दैट इज 393 M- का क्वेश्चन है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये इनफैक्ट प्राइमरी अमाइन है. देखिए ये रिएक्शन है, इट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. और ये रिएक्शन होती है. और अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है सॉल्युबल इन अल्कली. देखिए यहाँ पे द हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन इन सल्फोन एमाइड मीन्स ये वाला हाइड्रोजन is strongly acidic due to the presence of strong electron withdrawing sulfonyl groups. ये सल्फोनाइल ग्रुप है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है. hence it is soluble in alkali, जिसकी वजह से ये अल्कली में soluble होता है. तो ये फिर इसका आंसर है. तो इस तरह से अमाइन से ये क्वेश्चन आया हुआ था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है. नाउ कुछ और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे. एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे. Now it is 58. Which of the following reactions is the metal displacement reaction? Choose the right option. सबसे पहले metal displacement reaction क्या होती है?
मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें मेटल किसी कंपाउंड, अगर मेटल किसी कंपाउंड में है उसको डिस्प्लेस किया जाता है दूसरे मेटल से, दूसरे किसी फ्री मेटल से। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ये वाली रिएक्शन देखोगे, इट इज सिंपली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है बल्कि सिंपली इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दूसरी वाली रिएक्शन, यहाँ पे क्रोमियम मेटल को डिस्प्लेस किया जाता है विथ एल्युमिनियम, और इनफैक्ट इट इज द एक्चुअल आंसर विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन मेटल, सो इट इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये भी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, क्योंकि मेटल को डिस्प्लेस होना है किसी कंपाउंड से। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन को यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिस्प्लेस करते हैं विथ आयरन, तो यहाँ पे नॉन मेटल डिस्प्लेस होता है, और ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इसके जो सही आंसर है वो ये है, दैट इज दिस इज द करेक्ट आंसर। और अगर आप ये देखेंगे ये वाली रिएक्शन या ये क्वेश्चन किस यूनिट से आया है, इट इज क्वेश्चन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और अगर आप देखेंगे एक्चुअली यही रिएक्शन वहां पे दी हुई है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो हेडिंग है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो यहाँ पे अगर आप इसका सब टॉपिक देखेंगे दैट इज मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो यूनिट है इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। और अगर आप इसका पेज नंबर देखेंगे, पेज नंबर दिया हुआ है इसका, इट इज देखिए आप 262। तो यहाँ पे यही रिएक्शन एक जगह पे दी हुई है, देखिए यही रिएक्शन Cr2O3 plus 2 times aluminium gives Al2O3 plus 2 times Cr। सो इट इज एग्जाम्पल आप देखिए मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन से ये क्वेश्चन आया था, जो आप एनसीईआरटी से ही अगर आपने पढ़ी होती एनसीईआरटी अच्छे से तो आप ये क्वेश्चन कर पाते। नाउ कुछ और क्वेश्चन देखेंगे आप। नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये था रेडॉक्स रिएक्शन से। इसी तरह से 59 देखेंगे आप। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, एस्पिरिन एंड पैरास्टामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एनाल्जेसिक्स होते हैं, एनाल्जेसिक्स दे आर सिंपली पेन रिलीवर्स या हम कहेंगे पेन किलर्स। और नार्कोटिक का मतलब है कि विच इंड्यूसेस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्पिरिन और पैरास्टामोल ये नार्कोटिक है, ये वो एनाल्जेसिक्स है। बेशक ये जो एनाल्जेसिक्स है, मगर क्या ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है? नॉट, दे आर नॉन नार्कोटिक। तो ये वाला स्टेटमेंट फिर गलत है, क्योंकि ये स्लीप या हम ये कहेंगे अनकॉन्शियसनेस इंड्यूस नहीं करते हैं। इसके बरकस अगर आप यहाँ देखिए दूसरा स्टेटमेंट, मॉर्फिन एंड हीरोइन और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ये भी एनाल्जेसिक्स है, मगर यहाँ पे लिखा है दे आर नॉन नार्कोटिक, बट दे आर इनफैक्ट नार्कोटिक। दे इंड्यूस स्लीप एंड इंड्यूस दिस अनकॉन्शियसनेस। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर हम इसका आंसर देखेंगे आप, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, ये इसका सही आंसर नहीं है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, तो दोनों गलत हैं। तो इसका मतलब यही इसका सही आंसर है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे, अब ये क्वेश्चन अगर हम देखिए कहाँ से अगर हम देखिए क्या एनसीईआरटी में पाया जाता है, डेफिनेटली आप देखेंगे सी, देखिए आप ये इनफैक्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है उसी यूनिट से लिया गया है एनालिसिस। अगर आप देखेंगे और अगर आप इसका पेज देखेंगे, इट इज पेज, देखिए आप इट इज पेज 445। तो यहाँ पे देखिए आप, जब आप एनालिसिस देखोगे तो यहाँ पे नॉन नार्कोटिक, तो यहाँ पे लिखा है एस्पिरिन एंड पैरास्टामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक। तो ये अगर आप देखिए वहां पे लिखा था नार्कोटिक्स, तो ये यहाँ से ही निकलता है। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है मॉर्फिन एंड मनी ऑफ इट्स होमोलॉग्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड मेडिकल मेडिसिनल डोजेस रिलीव पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप। तो जो स्लीप जो पैदा करते हैं दैट इज सच मेडिसिन आर कॉल्ड नार्कोटिक्स। तो एक्चुअली ये नार्कोटिक था मॉर्फिन। तो ये भी क्वेश्चन हम इजीली अगर हमने यहाँ पे पढ़ा होता तो
इजली हम कर पाते। तो इस तरह से हमने देखा कि ये क्वेश्चन भी हम कर सकते थे कि अगर हमने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होता। नाउ कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए आप एक और ये था 59, नाउ 60, क्वेश्चन नंबर 60। What is the IUPAC name of the organic compound formed in the following chemical reaction? एस्टोन दिया हुआ है, इसके साथ केमिकल रिएक्शन करनी थी। इनफैक्ट C2H5MgBr, इट इज ग्रिग्नॉट रिएक्टेंट, और उसके बाद इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी थी। नाउ इसका प्रोडक्ट हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए आप इस रिएक्शन को पहले यहाँ पे लिखना चाहेंगे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एस्टोन दिया हुआ था, सो इट इज लाइक दिस। इट इज क्वेश्चन 60 नंबर 60। एस्टोन दिया हुआ था, दैट इज CH3COCH3। तो रिएक्शन करानी थी C2, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे C2H5MgBr। तो ये वाला जो C2H5 विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और यही न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, इस कार्बन पर। तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे सिचुएशन इस तरह से बन जाती, CH3CO पे नेगेटिव चार्ज, ये था CH3, अब इसके साथ CH2CH3 वही है, विच इज C2H5। इसको मैंने ओपन फॉर्म में लिखा है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाती, तो जब इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाती ऑटोमेटिकली इसके साथ MgBr, नेगेटिव MgBr इस तरह से। तो इसके बाद इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो सिंपली क्या बन जाता है यहाँ पे, द प्रोडक्ट वुड हैव बीन CH3C, तो ये यहाँ पे OH आ जाता, OH। तो इसके साथ था CH3 CH2 और अब CH3। नाउ अब इसका नाम अगर हम देखेंगे, इट इज सिंपली, अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है, तो नंबरिंग यहाँ से हम करते 1 2 3 4। तो 2 पे मिथाइल है, इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप है, दैट इज 2 ऑल। तो ये प्रोडक्ट होना चाहिए था। क्या हमें ऐसा प्रोडक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए आप 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, देखिए 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये इसका इनफैक्ट सही आंसर है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इनफैक्ट ये क्वेश्चन है जो एल्डिहाइड्स कीटोन्स जो हैं उनसे ही लिया गया है। तो डेफिनेटली जब आप केमिकल रिएक्शंस ऑफ एस्टोन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप ये क्वेश्चन इजीली देखोगे, या हम ये कहेंगे कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जहाँ पे आप एस्टोन को रिएक्शन करवाओगे विथ ग्रिग्नॉट रिएजेंट्स। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप एस्टोन्स की प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ेंगे तो ये एक क्वेश्चन आया था फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नाउ एक और क्वेश्चन जो इससे आया था, दैट इज क्वेश्चन 92। देखिए आप इसी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से 92 हम देखेंगे आप 92। तो देखिए आप ये वाला क्वेश्चन 92 ये भी एल्डिहाइड्स कीटोन से ही आया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, द क्वेश्चन इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। ये केमिकल रिएक्शन दी हुई है, तो हमें यहाँ पे एक्स बताना है कि एक्स क्या है। तो डेफिनेटली जब आप
एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूनिट को देखोगे, ये वहां पे रिएक्शन दी हुई है, वहां पे जो इंटरमीडिएट हमें बन जाता है दैट इज दिस द राइट आंसर। तो क्रोमियम का ही कॉम्प्लेक्स एक इंटरमीडिएट के तौर पे वहां पे बनता है और यही इसका सही आंसर है। और अगर आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन आया था, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी से ही अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन लिया गया है और इस रिएक्शन को इनफैक्ट इट इज कॉल्ड इटॉड रिएक्शन। तो अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी पे कहाँ है, देखिए आप, ये जो यूनिट है इट इज अगेन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो पेज 355 देखिए ये वाली रिएक्शन है ये। अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन आया था, अब देखिए यहाँ पे, और हमें ये बताना था ये इट इज इनफैक्ट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो एक इंटरमीडिएट के तौर पे वहाँ पे बनता है। तो उसके बाद वहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें बनता है दैट इज बेंजल्डिहाइड। तो ये एक और क्वेश्चन आया था फ्रॉम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एक और क्वेश्चन आया था इससे दैट जो इसी यूनिट से आया था। द क्वेश्चन नंबर इज 95। नाउ सी, यहाँ पे देखिए आप 95 आप देखिए। तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली CH3CH2CONA इट इज सोडियम प्रोपिनोएट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH प्लस कुछ reagent है यहाँ पे, ऑन हीटिंग वी गेट दिस अल्केन्स। तो हमें बताना है कंसिडर द अबोव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग reagent। यहाँ पे मिसिंग reagent बताना है। तो अगर आप देखेंगे जो मिसिंग reagent है दैट इज दिस, ये इसका सही आंसर है। तो अगर आप ये क्वेश्चन भी देखोगे, ये भी इसी यूनिट से आया है और अगर आप देखेंगे ये रिएक्शन भी इनफैक्ट दी हुई है। नाउ सी, तो अगर आप देखेंगे इनफैक्ट इट इज डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखिए आप, इट इज डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये भी एनसीईआरटी में दी हुई है, ये देखिए आप डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और CONA आर के बदले इसने अल्काइल ग्रुप डाला है वहाँ पे, दैट इज आप यहाँ पे देखोगे दैट इज CH3CH2 NaOH एंड CaO, इट इज इनफैक्ट कॉल्ड सोडा लाइम। और यहाँ पे NaOH एंड CaO ये किस रेशियो में होते हैं, 3:1 रेशियो में। तो यही रिएक्शन दी हुई थी। तो यहाँ पे अगर आप देखिए इट इज अल्केन, जो यहाँ पे अल्केन हमें मिल जाता है। तो ये रिएक्शन आई थी। तो अगर आप इसका पेज नंबर देखिए इट इज 375। ये देखिए आप यूनिट क्या है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये एक और क्वेश्चन आया था। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी आया है दैट इज 96। देखिए आप 95, 96 ये देखिए आप। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे यहाँ पे कुछ डिफरेंट रिएक्शंस हैं, ये आप डेफिनेटली जान पाओगे यहाँ पे कि कुछ रिएक्शंस इसी यूनिट से लिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए आप, तो हमें सबसे पहले एक्चुअली देखिए आप, पहले क्वेश्चन क्या था, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। तो ये वाली रिएक्शन हमें देखनी थी, ये रिएक्शन इनफैक्ट अगर आपको याद होगा ये वाली रिएक्शन जो है यहाँ पे हमें बेंजल्डिहाइड बनता है, या हम इससे सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो ये गटरमैन कोच रिएक्शन है। तो अगर हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है। तो अगर आप ये वाली रिएक्शन देखोगे तो और COCH3 NaOX, इट इज वेल नोन रिएक्शन एंड इट इज इनफैक्ट हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसी तरह से और CH2OH प्लस और COH, तो अगर आप देखेंगे इट इज सिंपली एस्टेरिफिकेशन। और इसी तरह से अगर आप ये देखोगे इन द प्रेजेंस ऑफ इसकी रिएक्शन करवानी है विथ X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो ये हिल-वुलहर्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन। तो इसका जो सही आंसर है आप देखिए आप, तो इसका मतलब है A सेकेंड B थर्ड, A सेकेंड B थर्ड इज A
सेकंड, बी थर्ड और सी फोर्थ। ये वाला सही आंसर है इसका। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ये वाला भी एल्डिहाइड कीटोन से ही है, ये भी एल्डिहाइड का ही है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टेरिफिकेशन जो मैंने आपको यहाँ पे कहा, या आप अल्कोहल्स में भी ये पाओगे, एंड इट इज ऑल्सो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी इसी यूनिट से लिया गया था। तो ये एक और क्वेश्चन इस यूनिट से लिया गया था। तो जब आप देखोगे कुछ रिएक्शंस, अगर आप देखोगे वहाँ पे आप इजिली एनसीईआरटी से ही ये पाओगे। कुछ रिएक्शंस में यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप इसी पेज से 375 देखिए यहाँ पे रिएक्शन है X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस H2O। तो ये हिल वुलहर्ड जिलेंस की रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे। तो इस तरह से आप देखोगे कि बहुत सारी रिएक्शन जो है वो एनसीईआरटी से ही ली जाती हैं, या जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी से ही होते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर हम किसी कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी को पहले अच्छे से पढ़ना है। तो उसके बाद अगर हम उस कंसेप्ट को कुछ ज़्यादा अच्छे से भी पढ़ें वो भी ठीक है, मगर एनसीईआरटी को पहले पढ़ना है ना। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे ना, कुछ और क्वेश्चन जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन 60 का किया है, 61B 62। देखिए आप 62 वाला क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो बहुत ही सिंपल रिलेशन आई है। हमें पता है CP माइनस CV इज इक्वल टू NR। तो यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे एक्चुअली ये इस तरह से है। देखिए आप, तो अगर हम यहाँ पे एक्चुअली ये CP माइनस CV इज इक्वल टू NR। तो अगर 1 मोल के लिए N इज नंबर ऑफ मोल्स, तो अगर 1 मोल के लिए तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये थर्मोडाइनमिक्स की रिलेशन है। अगर आप देखोगे तो CP माइनस इज इक्वल टू R, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है। और ये भी अगर आप देखिए थर्मोडाइनमिक्स से आया है, वहाँ पे ये रिलेशन लिखी हुई है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए ये रिलेशन यहाँ पे है, ये थर्मोडाइनमिक्स। अगर आप देखिए, अगर आप इसका पेज नंबर देखोगे, इट इज पेज 162 और 163 पर ये है यहाँ पे रिलेशन। देखिए आप यहाँ पे एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV फॉर एन आइडियल गैस। तो ये देखिए आप रिलेशन यहाँ पे CP माइनस CV इज इक्वल टू R दी हुई है। तो इजिली कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दैट इज 63। तो यहाँ पे हमें मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड PCl5। अगर हम देखेंगे PCl5 यहाँ पे, अगर हम इसकी शेप देखेंगे, इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो A फिर फोर्थ के साथ है, SF6 इट इज ऑक्टाहेड्रल। तो इसका मतलब B थर्ड के साथ है, AIV और B थर्ड के साथ है, B थर्ड। नाउ अब CBrF5 इट इज स्क्वायर पिरामिडल, C फर्स्ट ये वाला इसका ऑप्शन सही है। और D अगर आप देखिए BF3 इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, तो D सेकेंड। तो ये आप केमिकल बॉन्डिंग जब आप देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग से ही आया है। और इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन हम वहाँ पढ़ते भी हैं, और इसके बारे में हम और भी कुछ वहाँ पे डिटेल डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, शेप के बारे में, फिर वहाँ पे लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स की भी बात हम वहाँ पे करते हैं। तो ये भी फिर अगर आप देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग से ही आया है। 63 क्वेश्चन। नाउ 64 अगर आप देखेंगे 64, तो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 in 250 ml of water।
10 gram of urea into 50 ml of water and 10 gram of sucrose into 50 ml of water. The right option for the decreasing order of osmotic pressure of the solution is. तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमें पता होना चाहिए, और ये जो क्वेश्चन है ये सोल्यूशन से आया है। तो अगर हमें सोल्यूशन के बारे में पता है और वो वहाँ पे अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पता है तो हम डेफिनेटली ये बता सकते हैं कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और किसका अकॉर्डिंगली कम या उससे कम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तीनों जगहों पर सेम है। तो अगर तीनों जगहों पर सेम है वॉल्यूम, तो इसका मतलब हम इजीली ये क्वेश्चन इस तरह से कर सकेंगे। नाउ सी, तो अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँगा ये इट इज़, अगर हम देखेंगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, दैट इज इक्वल टू इन फैक्ट ICRT। तो यहाँ पे क्योंकि वो सोल्यूशन है जहाँ पे जो वो सल्यूट है, जैसे कि ग्लूकोज दिया हुआ है, यूरिया दिया हुआ है या सक्रोज, इनकी डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होती है, तो आई का जो यहाँ पे वैल्यू है दैट इज 1। तो हम यहाँ पे पाई इज इक्वल टू CRT ले सकते हैं, CRT। नाउ सी, अब C किसके बराबर है? C इज कंसंट्रेशन दैट इज N/V/RT, सिंपल। तो चूंकि वॉल्यूम तीनों जगहों पे सेम है, तो इसका मतलब जहां पे N ज्यादा होगा, तो N जहां पे ज्यादा होगा, चूंकि R और T चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो सेम हम लेते हैं और R भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है N, तो इसका मतलब जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वहां पर ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे ज्यादा होंगे, देखिए आप यहाँ पे वेट तो मास जो सल्यूट का दिया हुआ है वो तीनों जगहों पर 10 ग्राम दिया हुआ है। तो हमें पहले मोल्स किसके बराबर होते हैं, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो इसका मतलब चूंकि W भी सेम है, मास सेम है, अब इसका मतलब जिसका मोलर मास कम होगा ऑटोमेटिकली उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो मॉलिक्यूलर मास किसका सबसे कम है, अगर आप देखेंगे यूरिया का, अगर आप देंगे इसका मोलर मास सबसे कम है यूरिया का। तो इसका मतलब अगर इसका मोलर मास कम है, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, मतलब कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। क्योंकि जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। C और पाई के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका मतलब P2 सबसे ज्यादा है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ग्लूकोज और सक्रोज में, ग्लूकोज और सक्रोज में मोलर मास किसका कम है, दैट इज ग्लूकोज, तो इसके बाद P1 है। तो अगर इसका मोलर मास कम है ऑटोमेटिकली इसके मोल्स यूरिया के बाद ज्यादा आ जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जब इसके मोल ज्यादा है तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो P2 के बाद फिर P1 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। और ये भी हम इजीली कर पाएंगे अगर हमने सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ा होगा। और ये भी NCERT से ही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे वहां पे ये रिलेशन हम पढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नाउ सी, अगर आप यहां पर ही देखेंगे आप यहाँ पे कुछ अहम जो पॉइंट्स यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल। तो अगर हम सिर्फ हाईली प्योर मेटल की बात करेंगे तो यहाँ पे एक गैलियम भी दिया हुआ है। अगर आप देखिए यहाँ पे अगर हम प्योर मेटल की बात करेंगे, गैलियम को भी हम बहुत प्योर बनाते हैं। और एक और चीज है, और इसको हाईली प्योर बनाते हैं गैलियम को बाय जून रिफाइनिंग सी। मगर यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मगर अगर हम गैलियम को देखेंगे, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड नहीं होगा। तो लिक्विड कौन है फिर रूम टेम्परेचर पे, दैट इज मरकरी। तो अगर मरकरी है तो यहाँ पे मरकरी की बात हो रही है। तो अगर हम मरकरी को अब प्योर
बनाना चाहते हैं, को मरकरी को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, इसकी प्यूरिफिकेशन कैसे की जाती है, हमें डेफिनेटली पता है, दैट इज बाय डिस्टिलेशन। तो ये इसका सही आंसर है। इनफैक्ट यहाँ पे दो ऑप्शन हैं जो बहुत ही हम कहेंगे बहुत ही दोनों इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं यहाँ पे। जोन रिफाइनिंग से भी हम हाईली प्योर मेटल्स ऑब्टेन करते हैं, स्पेशली गैलियम, मगर गैलियम रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं होता है, रूम टेम्परेचर पे हमें लिक्विड होता है मरकरी ही। तो उसके हिसाब से मरकरी को हम कैसे प्यूरिफाई करते हैं, बाय डिस्टिलेशन। तो इसका जो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए, दैट शुड बी डिस्टिलेशन। तो अगर आप ये क्वेश्चन भी देखेंगे, ये इनफैक्ट एक्सट्रैक्शन यूनिट से आया है। तो देखेंगे कहाँ पे है, वहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे डिस्टिलेशन, it is one of the method to get pure these metals. This is very useful for low boiling metals like zinc and mercury. The impure metal is evaporated to obtain the pure metal as distillate. तो जो मरकरी है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इस तरह से हम मरकरी को इसी मेथड से ऑब्टेन करते हैं, दैट इज बाय डिस्टिलेशन। तो अगर आप देखिए, अगर आप इसका पेज नंबर देखिए, दैट इज 159, जनरल प्रिंसिपल्स एंड जो प्रोसेसेस हैं, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये यूनिट का नाम है। तो ये भी अगर आप देखेंगे हम कर पाते अगर हमने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होता। तो एक और क्वेश्चन अगर देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन 66, ट्राइटियम, a radioactive isotope of hydrogen, emits which of the following particles, बीटा, अल्फा, गामा एंड न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर है दैट इज बीटा। तो इनफैक्ट हम जब हम रेडियो एक्टिव पढ़ते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो का हम वहाँ पे यूज करते हैं कि जो एलिमेंट स्टेबल होते हैं उनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो किस तरह का होना चाहिए। तो जब आप वो पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि जो ट्राइटियम है ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इट विल इमिट द बीटा पार्टिकल। और ये अगर आप देखेंगे ये किस यूनिट से आया है, दैट इज हाइड्रोजन। नाउ देखिए हाइड्रोजन पे जो हाइड्रोजन यूनिट है वहां पे आप देखोगे ये इनफैक्ट ये लिखा हुआ है कि जो ट्राइटियम है वो कौन सा पार्टिकल इमिट करता है। नाउ सी देखिए ये इनफैक्ट यूनिट हाइड्रोजन है और पेज नंबर अगर आप देखेंगे 277 है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है जो हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स अगर हम देखेंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, तो यहाँ पे लिखा है ऑफ दीज आइसोटोप्स ओनली ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव। इनमें से ट्राइटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है एंड इमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल, जो यहाँ पे दिया हुआ था। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन भी हम एनसीईआरटी के जरिए ही अगर हमने पढ़ी होती तो हम इजिली कर पाते। तो इस तरह से 66 वाला क्वेश्चन 67 हमने पहले से ही किया है क्योंकि सॉलिड से आया था, और ये भी किया है। नाउ 67 देखिए आप, इट इज नाउ 68 भी किया है। 69 द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस इज। तो अगर आप देखेंगे ये भी एक्सट्रैक्शन से ही आया है और इसका सही आंसर है दैट इज 2200 केल्विन, सही आंसर है। और अगर आप देखेंगे ये भी हमें एक्सट्रैक्शन यूनिट से ही मिलता है। और देखेंगे मैं दिखाना चाहूंगा, तो ये ब्लास्ट फर्नेस है। अगर आप देखेंगे पेज 156 केमिस्ट्री, और जो यूनिट है दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स। देखिए आप, ये है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जब हम ब्लास्ट फर्नेस को देखते हैं, ब्लास्ट फर्नेस, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर है दैट इज 2170 केल्विन, दैट इज हम कहेंगे नियरली 2200। तो यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन, देखिए आप,
द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन द ब्लास्ट फर्नेसेस, तो इसी के आसपास, दैट इज 2200 केल्विन। तो ये इसका सही आंसर है। तो इस तरह से हम ये भी क्वेश्चन हम कर पाते एनसीईआरटी की मदद लेकर, अगर हम ये अच्छे से पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देंगे 70, क्वेश्चन नंबर 70। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl, CH3CO, Na8 infinite dilution are 126.45, 426.16 and 91 Simon centimeter square per mole respectively. The molar conductance of CH3COH at infinite dilution is, तो हमें CH3COH की जो इन्फानाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस देखनी है। तो यहाँ पे हमें इनफैक्ट अगर आप ये देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया है। और इतना ही नहीं, एक और पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कोलराशस लॉ है उसकी एक एप्लीकेशन है, वही एप्लीकेशन यहाँ पे आई है और उसी एप्लीकेशन के बेसिस पे यहाँ पे न्यूमेरिकल दी हुई है। तो अगर आप इस न्यूमेरिकल को करना चाहोगे तो ये न्यूमेरिकल हम सिंपली इस तरह से करते हैं। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा पहले, यहाँ पे देखिए आप, तो एक्चुअली क्या है, जो मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड CH3COH Na8 इन्फिनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ है, तो हमें CH3COH की बतानी है। तो सिंपली हम इस तरह से करते हैं, CH3COH एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये किसके बराबर होता है, CH3CONa प्लस दैट इज HCl माइनस NaCl। तो ये आप देखोगे, अगर आपने कोलराशस लॉ पढ़ा होगा तो सिंपली इन वैल्यूज का आपको ऐड करना और माइनस ये करना है। सिंपली ये वैल्यूज दी हुए हैं, द मोलर कंडक्टेंस NaCl, HCl एंड CH3COH डाइल्यूशन आर, तो ये दिया है, इट इज 426.16, ये 426.16 प्लस HCl का है, दैट इज देखिए आप पहले, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl का दिया हुआ ये, HCl का ये है, एंड सॉरी इट इज 91 हियर, इट इज 91 और HCl का है 426.16 माइनस, तो NaCl का है 126.45, तो ये किसके बराबर आएगा, इट इज सिंपली 16.6 plus 1 7 1, it is 5 minus 126.45, that comes out to be 7.6 390.71 एग्जैक्टली ये वाला आंसर है इसका। तो ये इसका सही आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में तकरीबन दिया हुआ है। नाउ देखेंगे आप यहाँ पे, अब देखिए आप, ये क्वेश्चन भी तकरीबन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही आया है। ये देखिए आप, फॉर NaCl, HCl, सोडियम एसिटेट 126.4, तो कुछ चेंजेस की है पेपर में। सिर्फ अगर आप देखेंगे यहाँ पे,
तो यहाँ पे इनफैक्ट वैल्यू दिया था, देखिए यहाँ पे NaCl का है 126.4, तो इसने दिया है 126.45। देखिए आप पेपर में दिया हुआ है 126.45, तो यहाँ पे है 126.4। तो थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं वैल्यूज में, और आंसर भी ऑलमोस्ट इसी के नज़दीक है 390.5। तो यहाँ पे इनफैक्ट 390.71 दिया हुआ है, तो ये इसका सही आंसर है। तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही लिया गया है, और हम इजली इसको कर पाते अगर हमने NCERT को अच्छे से पढ़ा होता है। इट इज़ पेज 82, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूनिट है जो मैंने लिखा है यहाँ पे इनफैक्ट, और मैंने ये भी कहा इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ कोलराशेस लॉ। नाउ तो एक और अगर देखेंगे इट इज़ क्वेश्चन 71। तो 71 अगर आप देखेंगे इथाइलिन डाइमीन टेट्रा स्टेट, तो डेफिनेटली इट इज़ सबसे पहले ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, और कोई भी हेक्साडेंटेड यहाँ पे और नहीं दिया हुआ, सो इट इज़ सिंपली हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो ये भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ये पी यहाँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आया है, तो ये इसका सही आंसर है। तो 72 जो है जो स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज, और इसका जो सही आंसर है सॉलिड स्टेट में ये एक्चुअली चेन फॉर्म में रहता है, एंड वेपर फेज में ये डाइमेरिक। सो इसका जो आंसर है दैट इज ये वाला ऑप्शन जो है इसका सही है। तो अगर आप इसको देखोगे ये भी डायरेक्टली हमें अगर आप देखेंगे ये NCERT से ही लिया गया है। तो देखेंगे जो इसके ऑप्शंस वहाँ जो यहाँ पे NCERT में दिया हुआ है वो देखेंगे यहाँ पे, ये इनफैक्ट S ब्लॉक से लिया गया है। S ब्लॉक देखिए आप यहाँ पे, ये बेरिलियम हैलाइड है। देखिए यहाँ पे बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली इक्विवेलेंट, एंड ये भी एक जगह पे आया है एक और क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड हैज अ चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट एज शोन बिलो, जो यहाँ पे दिया हुआ है। इन द वेपर फेज BeCl2 टेंड्स टू फॉर्म ए क्लोरोब्रिजिड डाइमर। तो ये एक क्वेश्चन भी इसी से आया है, तो इस तरह से हम ये कर पाते। सो द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक-4-ene, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इट इज 1 2 3 4 5 6, तो 2,6 डाइमिथाइल, तो ये इसका सही ऑप्शन है। तो ये आया है इनफैक्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी से आया है। और अगर आप ये देखेंगे द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टेंडॉल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय, तो ये एक टेंडॉल इफेक्ट कोलाइडल सोल्यूशन दिखाते हैं। ये भी एक ट्रू सोल्यूशन है, ये भी ट्रू सोल्यूशन, ये जो है ये एक कोलाइडल सोल्यूशन है, और ये भी एक ट्रू सोल्यूशन है। तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर था। तो अगर आप ये देखोगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन हम किस तरह से कौन सा पॉलीमर यहाँ इनमें से बनाते हैं, दैट इज सिंपली टेफ्लॉन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में सिंपली हम मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं, सिंपली वहाँ पे एडिशन की जाती है। और जो ये तीनों हैं यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, और वहाँ पे कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे एडिशन पॉलीमर दिखाना है दैट इज टेफ्लॉन, ये इसका सही आंसर है। तो अगर आप देखेंगे RBC डेफिशिएंसी जो होती है ये किस की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, दैट इज B12, विटामिन B12, ये इसका सही आंसर है। और अगर आप देखेंगे ये भी आप देखोगे कि इसमें है कि NCERT में, तो पेज में यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप खुद चेक कीजिएगा। पेज 418 देखिएगा आप, बायोमॉलिक्यूल्स, तो उसका ये क्वेश्चन है। एक और द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज, तो हमें ये बताना है कि बॉन्ड इंथैल्पी कहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। देखिए तो हमें पता है कि फ्लोरीन छोटा है कंपेयर टू क्लोरीन,
तो ऑटोमेटिकली जो एटम जितना छोटा होगा ऑटोमेटिकली बॉन्ड कार्बन के साथ स्ट्रांग होगा। तो CF बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग देन Cl देन CBr। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। तो ये अगर आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन हेलो अल्केन से आया है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आप पेज देखोगे, दैट इज पेज में यहाँ पे बताना चाहूँगा 286 आप चेक कीजिएगा। जो मैंने अभी कहा कि हेलो अल्कीन से आया है क्वेश्चन। और ये एक एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट ऑफ कार्बन एंड रिमाइनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये सिंपली हमें एम्पिरिकल फार्मूला हमें यहाँ पे निकालनी है। तो इसका सही जो आंसर है दैट इज CH3। ये पहले ही यूनिट से आया है, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो 79 ये भी आप जब आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री देखोगे तो पहले ही यूनिट में हम ऐसे न्यूमेरिकल्स वहां पे देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन आया 79 अमंग द फॉलोइंग अल्काइल अर्थ मेटल हैलाइड व्हिच वन इज कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। डेफिनेटली दैट इज बेरिलियम क्लोराइड। अगर आप देखेंगे उसी पेज पर ये भी जो हमने वो इसकी ब्रिज स्ट्रक्चर देखी थी और चेन स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में, वहां पर ही लिखा है कि बेरिलियम क्लोराइड जो है इट इज कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 80 है BF3 प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। BF3 की हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2 और इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? डेफिनेटली 6। तो यह है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तो उस वक्त इसके लास्ट शेल में फिर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये इसका सही आंसर है। ये भी केमिकल बॉन्डिंग से आया हुआ है। तो एक और देखेंगे दैट इज 83। इट इज फॉर ए रिएक्शन A गिव्स B enthalpy of reaction is this minus 4.2 किलोजूल पर मोल and enthalpy of activation is this, the correct potential energy profile। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज माइनस, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक। तो अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है जो प्रोडक्ट है इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है। तो ये सही आंसर है इसका। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए आप दोनों की एनर्जी सेम है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। तो ये इसका सही आंसर है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स से आया है। तो जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन हम डेफिनेटली करते हैं। तो इसी तरह से 84 द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज। तो इसमें आप देखोगे डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आया है और ये इसका ऑप्शन है मेटामेरिज्म। ये दिखाता है C4H10O। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पेज नंबर इसका दैट इज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा दैट इज 341 पेज है और ये है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी यूनिट से आप देखोगे और ये हमने पहले ही किया है नर्सरी। और ये देखोगे आप 86। तो यहाँ पे हमें इनको मैच करना है। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आया है। तो अगर हम देखेंगे कि इसमें सही आंसर क्या होगा इसका, तो सिंपली अगर हम देखेंगे पहले तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो पहले में +3 है। तो अगर +3 है दैट मीन्स 3d5। तो 3d5 यहाँ पे जो पहले में जो लिगेंड है दैट इज स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग की वजह से यहाँ पे पेयरिंग होगी। तो जो 3 ऑर्बिटल्स नीचे हैं और 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो ये होगा 1.3। तो यहाँ पे इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 3। तो यहाँ पर भी D5 मगर यहाँ पे वीक लिगेंड है। तो इसका मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4 5। तो 5 का मतलब है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट इज दिस। तो A4B1 A4B1 तो ये इसका सही आंसर होगा। तो अकॉर्डिंगली अगर आप
बाकियों का भी निकालेंगे तो डेफिनेटली आप देखोगे कि यही इसका सही आंसर है। और ये हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे करते हैं। एनसीईआरटी में भी इस किस्म के क्वेश्चन वहाँ पे दिए हुए हैं। द रिएजेंट और इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, तो इसके लिए जो सही आंसर है दैट इज CH3CH2OH। और ये एक्चुअली एक एप्लीकेशन है। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम एक और रिएजेंट का भी हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज H3PO2 का, या हम इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। और इनफैक्ट इट इज एप्लीकेशन ऑफ डीएमाइनेशन। एप्लीकेशन ऑफ डीएमाइनेशन, हमने यहाँ पे अमाइनो ग्रुप यहाँ पे निकाला है ये जो रिएक्शन करके, तो इस तरह से हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये भी आप देखेंगे कि ये भी हम रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस हम करते हैं या पढ़ते हैं जब हम डायज़ोनियम सॉल्ट्स की बात करते हैं, डायज़ोनियम सॉल्ट्स की, या जो मैंने अभी कहा कि डीएमाइनेशन की एप्लीकेशन एक है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन्स विच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो इन दो के पास इलेक्ट्रॉन सेम है, इसके पास और इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, Mn डाई पॉजिटिव और Fe ट्राई पॉजिटिव, इसके पास भी सेम इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप ये देखेंगे इनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इट इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो ये इसका सही आंसर है। द स्लोप ऑफ एरिनियस प्लॉट is this, the value of k direction is choose the correct option for your answer now। तो अगर हम देखेंगे पहले, तो यहाँ पे ln k वर्सेस 1/t दिया हुआ है। एक्चुअली एरिनियस इक्वेशन है दैट इज k इज इक्वल टू AE माइनस EA डिवाइड बाई RT। तो अगर हम इसको नेचुरल लॉ की फॉर्म में ले आएंगे, सो इट वुड बी सिंपली इक्वल टू ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ A माइनस EA डिवाइड बाई R इंटू 1/t। मैंने t को इस तरह से लिखा है 1/t, सो इट इज 1/t नाउ। तो अगर हम देखेंगे इट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो इसका मतलब है कि अगर हम ln k और 1/t के दरमियान ग्राफ डालेंगे तो ये इसका स्लोप आएगा। और जो स्लोप इसका होगा, तो स्लोप किसके बराबर होगा, माइनस EA डिवाइड बाई R। तो स्लोप इसने पहले से ही दिया है यहाँ पे, एज पर द स्लोप ऑफ एरिनियस प्लॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दैट इज -5 इंटू 10⁻³ तो इट इज इक्वल टू माइनस EA डिवाइड बाई R। हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हुआ 5 इंटू 10⁻³ इंटू R का वैल्यू क्या है 8.31, तो ये EA के बराबर आएगा। तो 8 5 40, तो इसका मतलब 40 के आसपास जो है दैट इज दिस 41, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो ये भी काइनेटिक से आया हुआ है, तो ये थर्मोडायनेमिक से आया है 90 क्वेश्चन, जो 90 नंबर का क्वेश्चन है। दैट इज फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। जब भी इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है तो डेल्टा एस टोटल दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे डेल्टा एस टोटल 0, ये गलत ऑप्शन है। डेल्टा एस टोटल इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा एस टोटल इज, तो इन दो में से एक है, तो डेल्टा एस टोटल इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही अब अंडर आइसोथर्मल कंडीशन तक फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, चूंकि आइडियल गैस है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, और अगर आइसोथर्मल कंडीशन पे एक्सपेंशन हो रही है, तो आइडियल गैस अगर एक्सपेंड हो रहा है आइसोथर्मल कंडीशन पे, तो उसका डेल्टा यू 0 होता है। इसका मतलब जो ऑप्शन सेकंड है ये इसका सही आंसर है। सॉरी, इट इज ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है, क्योंकि एक तो इरिवर्सिबल है तो डेल्टा एस टोटल इज नॉट इक्वल टू 0, और आइडियल गैस की एक्सपेंशन आइसोथर्मली हो रही है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। ये हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर सेम रहता है तो ऑटोमेटिकली चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर सेम रहता है तो इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगी दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो ये इसका सही आंसर होगा। अब ये हमने पहले ही किया है और ये भी किया था, देखिए आप।
तो इनफैक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड इज बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3:2 इज। तो इनफैक्ट ये सोल्यूशन से आया है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, हमें वेपर प्रेशर सोल्यूशन निकालना है। हमें बेंजीन और ऑक्टेन दिए हुए हैं, दो कंपोनेंट्स जो मिक्स किए गए हैं। और 845 में वेपर प्रेशर बेंजीन का भी दिया है अलग से और ऑक्टेन का भी दिया हुआ है। तो हमें पता है कि रॉल्ट्स लॉ की जो बेसिक फॉर्म है दैट इज PS दैट इज इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। अगर आपको याद होगा तो P0A अगर हम बेंजीन को ले लेंगे तो P0A मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 280 इंटू XA, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाई टोटल मोल्स। तो यहाँ पे बेंजीन टू ऑक्टेन, तो 3 मोल्स बेंजीन के हैं और 2 मोल्स ऑक्टेन के। सो इसका मतलब है 3 दैट इज 5 प्लस, तो इसका है 420 इंटू इसका है 2/5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर है वो निकलता है इस तरह से। और इसको आप जब सॉल्व करते हैं दैट कम्स आउट टू बी 336। तो ये इसका सही आंसर है, ये सॉल्यूशन से आया है। तो देखिए आप एक और दिया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर एसिटिक एसिड इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिटिक एसिड। ये भी कोलराशिस की एक एप्लीकेशन है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चन हमें मिलता है, देखिए आप यहाँ पे एक जब हम पहले हम इसका लिम्डा निकालते हैं दैट इज सिंपली इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जब हम यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं तो इसके बाद हम K दैट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। और जब हम वैल्यूज इनमें, चूंकि अल्फा हम यहाँ से निकालते हैं, लिम्डा M हमें एक्चुअली अगर हम देखेंगे लिम्डा M जो है वो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी 0.007 एसिटिक एसिड इज दिस। ये लिम्डा M दिया हुआ है। लिम्डा M0 यहाँ से हम निकालते हैं, इनको ऐड करके हम तो यहाँ से अल्फा निकालते हैं, फिर Ka C पहले कंसंट्रेशन दी हुई है, अल्फा का वैल्यू हम यहाँ निकाल कर जब हम वो वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर निकलता है जो मैंने पहले से ही किया है दैट इज वो 1.75 इंटू 10⁻⁵। तो ये इसका सही आंसर। तो एक और क्वेश्चन जो हमने पहले से ही किया है, तो 96 और 97 जो क्वेश्चन है दैट इज द प्रोडक्ट फॉर्मिंग द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दी हुई है सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट की एक खासियत है कि ये सिर्फ जो एस्टर कार्बोनाइल ग्रुप है ये इसको रिडक्शन नहीं करता है। तो ये इस कीटोनिक ग्रुप की रिडक्शन करता है। यहाँ पे देखिए तो इस हिसाब से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज यहाँ पे इसकी रिडक्शन भी हुई है, तो ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी भी नहीं हुई है, तो यहाँ पे हुई है और इसकी भी हुई है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप की रिडक्शन हुई है मगर इस ग्रुप की रिडक्शन नहीं हुई है। तो ये इसका सही आंसर है क्योंकि ये एस्टर्स की रिडक्शन नहीं करता है। और ये भी अगर आप देखेंगे ये भी कीटोन एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोनिक एसिड से क्वेश्चन आया है। एक और विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नॉन पोलर इन नेचर, और ये भी केमिकल बॉन्डिंग से आया है और इसका जो सही आंसर है दैट इज SbCl5। तो अगर आप देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर लाइक दिस Cl और Cl। तो चूंकि ये तीन जो ट्रायंगुलर प्लेनर है और इसका एक Cl यहाँ से एक Cl यहाँ से, इन तीन का रिजल्टेंट जो है अगर आप देखेंगे ये और इन दो का रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट इसके साथ कैंसिल होगा और इसका डाइपोल मोमेंट इसके साथ कैंसिल होगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 होगा। बाकी जो POCl3 है, CH2O है या NO2, इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो नेट डाइपोल मोमेंट रहता है। दैट इज वाई दे आर ऑल पोलर एक्सेप्ट SbCl2।
तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 99, ये क्वेश्चन आया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये भी रिएक्शंस वहाँ पे दी हुई है, अगर आप देखेंगे वहाँ पे ये भी एक वहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, और ये एक्चुअली एसिड रैन की रिएक्शन है, और वहाँ पे ये बॉक्स में दी हुई है अगर आप देखेंगे वहाँ पे। और इसी तरीके से ये आप देखोगे इट इज़ इनफैक्ट ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन। तो इसी तरह से जो HOCl ये है ओजोन डिप्लेशन की रिएक्शन। तो अगर हम इस हिसाब से आप देखेंगे, आप देखिए आप तो A with 4, तो यही वाला इसका, तो B किसके साथ है, B थर्ड, तो ये इसका सही आंसर है। और ये आप देखेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप देखेंगे ये आया है। एक और जो लास्ट इसका क्वेश्चन है, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर in a mixture of 4 gram of O2 and 2 gram of H2 confined in a total volume of 1 liter। तो ये सिंपली इस रिलेशन से हम निकाल पाएंगे PV इज इक्वल टू nRT। तो वॉल्यूम भी दिया हुआ है, दैट इज P इंटू 1 लीटर, N नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं जो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, R का भी वैल्यू दिया हुआ है और T का भी वैल्यू दिया है। जब सभी वैल्यूज दिए हैं एक्सेप्ट P, तो हम प्रेशर निकाल पाएंगे इजीली। तो अगर हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे जो N नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है 4 ग्राम कितने मोल्स हैं, दैट इज 4/32 प्लस, तो हाइड्रोजन के दैट इज 2/2, तो ये है मोल्स, और का वैल्यू है 0.082 इंटू 273। तो इसको सॉल्व करने पर हमें जो प्रेशर यहाँ पे वैल्यू मिलता है, दैट इज ये मोल्स हैं ऑक्सीजन के और ये मोल्स हैं हाइड्रोजन की, तो इनको हमें ऐड करना है ताकि हमें टोटल मोल्स मिल जाए। तो ये वैल्यू आता है इनफैक्ट किसके बराबर, 25.18 के बराबर। तो इसका सही आंसर है। तो और ये क्वेश्चन हमें मिलता है फ्रॉम द PV इज इक्वल nRT, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इस तरह से आपने देखा कि जो क्वेश्चन हैं ये ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो हैं ऑलमोस्ट हम NCERT से भी अगर हमने NCERT को अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम इजीली कर पाएंगे। कुछ और क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देखेंगे, नाउ सी, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे 81 जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, द pKb of dimethylamine and pKa of acetic acid are 3.27 and 4.77 respectively at T Kelvin. The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate solution is, actually अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो it is dimethyl amine, ये एक weak base है and acetic acid is weak acid। तो हमें इनफैक्ट यहाँ पे बताना है pH ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एस्टेट सॉल्यूशन का। ये इनफैक्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का, और वहाँ पे जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, जब वीक एसिड और वीक बेस सॉल्ट बनाता है तो उस वक्त हम जो pH दैट इज इक्वल टू इनफैक्ट 7 + 1/2 pKa - pKb। सिंपली हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इट इज 7 + 1/2। चलो यहाँ पे आप पहले 1/2 लिखेंगे। pK किसके बराबर है, pKb ऑफ एंड pK ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस 4.77 माइनस 3.27, तो ये हुआ 7 + 1/2, तो ये किसके बराबर होगा, दैट मीन्स 0.5 is 7.54, that is
4 माइनस 3 दैट इज 1, तो ये इसके बराबर हुआ। सो 1 पॉइंट ये किसके बराबर होगा, 7 प्लस 2 1 जार 2 7 2 5 जार, दैट मीन्स 0.75, तो इसके बराबर ये किसके बराबर होगा, 7.75, ये इसका सही आंसर होगा फिर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर आप देखेंगे कि ये भी इसके जैसे ही न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में दी हुई है, मैं दिखाना चाहूँगा। नाउ सी, देखिए आप ये इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ये टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड द पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशंस, और इक्विलिब्रियम यूनिट है। पेज भी देखेंगे दैट इज 219, तो एग्जैक्ट यही रिलेशन यहाँ पे यूज हुई है, पी एच इज इक्वल टू 7 + 1/2 पी के ए माइनस पी के बी। तो इसी पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व की हुई है, जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन मिला है नीट में। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड पी के ऑफ एसिटिक एसिड पी के बी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम ऐसी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे अच्छे से कर पाते तो ऑटोमेटिकली जो न्यूमेरिकल आई थी नीट में वो हम इजीली कर पाते। तो एक और क्वेश्चन देखेंगे आप, इनफैक्ट इट इज लास्ट वन। सो द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। क्योंकि हमें पता है कि बॉयल्स लॉ में दैट इज V is inversely proportional to P at constant temperature, या हम इस तरह से लिखेंगे, और P is inversely proportional to V at constant temperature। तो इसका मतलब अगर P और V के दरमियान ग्राफ होगा तो वो इस तरह से ग्राफ होगा। डेफिनेटली ये ग्राफ बॉयल्स लॉ का ही ग्राफ दिख रहा है। तो अगर आप ये देखेंगे ये P और V के दरमियान ग्राफ बॉयल्स लॉ का नहीं है, तो इसको भी हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस हिसाब से अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, जो ही प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो या हम इस तरह से कहेंगे जो ही प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें भी ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वॉल्यूम, यहाँ पे अगर आप देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो ही प्रेशर इस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये बॉयल्स लॉ नहीं है। तो ये दोनों ग्राफ अब बॉयल्स लॉ ही दिख रहे हैं। अब मसला है कि अब इनमें से कौन सा ग्राफ एक्चुअल सही है। देखिए आप अगर आप देखेंगे ये वाला ग्राफ भी, यहाँ पे ये वाली कर्व जो सबसे नीचे कर्व है दैट इज ऑन 200 केल्विन, इट इज ऑन 400 एंड 600। तो इसी तरह से 600 ये जो नीचे वाली कर्व इसमें दिखाई है 600 400 200, तो इन दो में से ही एक ही है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी सही होगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे बॉयल्स लॉ का ग्राफ देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर और ग्राफ इस तरह से है। अब सी, अब हमें ये देखना है कि कौन सी कर्व किस टेम्परेचर पे ली हुई है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका है कि हम सिंपली एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम एक्सिस। तो इससे हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे। हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है। तो अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं, देखिए आप हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है, इस पे जो प्रेशर है लेट इट इज P1, और ये जो प्रेशर है चूंकि इससे ज्यादा है लेट इट इज P2, तो ये जो प्रेशर है इट इज P3। तो अब हम ये मालूम करने जा रहे हैं कि
कौन सी कर्व किस टेम्परेचर पे ली हुई है। तो सिंपली हमें क्या करना है, जब हमने इन पॉइंट्स को पहले यहाँ पे दिखाया है तो हमने एक स्ट्रेट लाइन डाली है जिससे हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है। तो इसके बाद हम सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT, चूंकि सेम गैस का ये ग्राफ है, मतलब नंबर ऑफ मोल सेम है बट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे लिए गए हैं। तो इसका मतलब हमने चूंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है तो हम ये कहेंगे P इज इक्वल टू N भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, R भी कांस्टेंट है और V को भी कांस्टेंट हमने लिया है। तो V हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू T। तो इसका मतलब P और T के दरमियान यहाँ पे फिर उस वक्त अगर आप देखेंगे जो P और T है इसके दरमियान जो रिलेशन है दैट इज डायरेक्ट रिलेशन। तो इसका मतलब है अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो उस वक्त टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, अगर प्रेशर कम है तो टेम्परेचर कम है। तो इसका मतलब ये वाला प्रेशर अगर आप देखेंगे इन तीन में से ये प्रेशर कम है तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर जो होगा वो भी अगर हम T1 ले लेंगे वो कम होगा। तो ये इसका ले लेंगे T2, इसका ले लेंगे T3। तो प्रेशर यहाँ पे सबसे ज्यादा है, इसका मतलब T3 ज्यादा होगा। तो T3 वुड बी ग्रेटर देन T2 वुड बी ग्रेटर देन T1। अब जो ऊपर वाली कर्व होगी इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे इनमें से इसमें सबसे ऊपर वाली कर्व का टेम्परेचर 200, 400, 600। तो ये उल्टा है। अगर आप ये देखेंगे आप लास्ट में दैट इज 600, 400, 200। तो ये सही है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ये भी स्टेट्स ऑफ मैटर से आया है क्वेश्चन और NCERT में भी इनफैक्ट अगर हम देखेंगे अब सी ये वहाँ पे कहाँ पे ये क्वेश्चन आया है NCERT में से ये वाला क्वेश्चन। तो अगर आप देखेंगे ये एक्चुअली ये बॉयल्स लॉ है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब देखिए पेज 136 और ये है पेज 137। देखिए ये वाला ग्राफ देखिए आप, ये ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान है। ये इनफैक्ट बॉयल्स लॉ का ही ग्राफ है 200, 400, 600। तो यहाँ पर भी आया है देखिए आप 200, 400, 600। तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ भी सिंपली अगर हमने NCERT को अच्छे से पढ़ा होता तो डेफिनेटली हम ये इजीली ये क्वेश्चन कर पाते। तो यहाँ पे जो पेपर डिस्कस करने का जो मेन मकसद था यहाँ पे दो, मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत सारे टीचर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये डिस्कस किया है आपके साथ। मैं यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ पर स्ट्रेस देना चाहता था कि जो भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे वो या तो डायरेक्ट कोई कुछ क्वेश्चंस NCERT से ही डायरेक्ट लिए गए हैं या कंसेप्ट बेस्ड है। जैसे कि NCERT में कोई कंसेप्ट दिया हुआ है उसी कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन दिया हुआ है इस नीट 2021 में। तो यहाँ पे हम इससे हमें पता चलता है कि कम से कम हमें NCERT जो केमिस्ट्री है वो हमें बड़े डिटेल्ड में पढ़नी चाहिए और जितने भी रिवीजन पॉसिबल हो वो करनी चाहिए। और बाकी मेरे कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि किसी टॉपिक को आप अधूरा ही छोड़ें, उसको डिटेल्ड में न पढ़ें, बल्कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कोई टॉपिक पहले NCERT में पढ़ते हैं और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है आप पहले वो अच्छे से समझ पाते हैं, तो उसके बाद अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप बेशक वो ऐड कीजिए, मगर NCERT को पहले सबसे अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे आपको जो क्वेश्चंस वो NCERT से ही मिलते हैं नीट के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस जो पेपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।